हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर जनवरी। तो इसके बाद हम अपने जनवरी के करंट अफेयर्स को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम फरवरी के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन be notified about our future videos, and please recommend these videos to your fellow aspirants as well. Thank you so much. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने कंटेम्प्ट के बारे में बात किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता था कि आप जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, जस्टिस डिलीवरी को होने नहीं दे रहे हो, है ना, तो ये सब होता है। और सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है, आप विलफुल डिसोबीडियंस कर रहे हो कोर्ट के ऑर्डर का, मतलब ज़बरदस्ती आप चाहते हुए भी आप कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो और अंडरटेकिंग का ब्रीच कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सिविल कंटेम्प्ट, है ना। तो जानबूझकर आप बेसिकली विलफुली कर रहे हो, आप जानबूझकर डिसोबे कर रहे हो और कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हो, उनकी जो अंडरटेकिंग है उसको ब्रेक कर रहे हो, है ना। तो ये सब होता है सिविल कंटेम्प्ट। तो अब इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, उसी को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि इसमें ना अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं उनकी परमिशन चाहिए होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केसेस को मोशन में लाने के लिए। तो जो सेक्शन 15 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 का, उसके तहत ये बोला गया है कि आपको अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की परमिशन चाहिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों चाहिए इनकी हमको, बेसिकली इनकी नॉड क्यों चाहिए, इनकी अप्रूवल हमको क्यों चाहिए? ताकि ये इसलिए किया गया क्योंकि देखो कोर्ट में ना ज़बरदस्ती के केसेस बहुत आते हैं। कोई फ्रिवलेस केस आ गया, फ्रिवलेस मतलब जो है नहीं एक्चुअली में केस, बस ऐसे बदनामी करने के लिए केस आ गया, है ना, कंटेम्प्ट का केस आ गया किसी के अगेंस्ट। तो वो उन सब बेकार सी जो फिजूल केसेस आ जाते हैं उनको हटाने के लिए आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, ताकि रेलिवेंट केसेस ही आएँ बस, है ना, ताकि कोर्ट का टाइम भी सेव हो सके और एफिशिएंसी जस्टिस डिलीवरी में बढ़ सके। दिस इज नेसेसरी बिकॉज जुडिशियल टाइम इज स्क्वांडर्ड if frivolous petitions are made and the court is first forum for bringing them in। समझ में आ रहा है? तो टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा अगर फालतू की कंप्लेंट्स आ जाती हैं, तो उसको हटाने के लिए है। अटॉर्नी जनरल की कंसेंट मैंडेटरी है, ये आपको याद रखना है। उनकी कंसेंट क्या है? मैंडेटरी है। व्हेन अ प्राइवेट सिटीजन वांट्स टू इनिशिएट अ केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स अगेंस्ट अ पर्सन, तो अगर किसी प्राइवेट सिटीजन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाना है, किसी मतलब फाइल करना है अगेंस्ट अ पर्सन, तो उसको अटॉर्नी जनरल की कंसेंट मैंडेटरी होती है। हाउएवर व्हेन अगर कोर्ट खुद से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, तब अटॉर्नी जनरल की कंसेंट जरूरी नहीं है। आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कंटेम्प्ट ऑफ केसेस को कंडक्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए बेसिकली, है ना। आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट केसेस ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ब्रॉट बिफोर इट बाय द अटॉर्नी जनरल और विद द कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो सुप्रीम कोर्ट के पास 129 आर्टिकल के अंदर पावर है कि वो खुद से ही कंटेम्प्ट के केसेस को मोशन में ला सकता है। समझ में आ गया? ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नजफगढ़ झील, सॉरी प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा था मुझसे, नजफगढ़ झील ये कहाँ पर है? ये बेसिकली दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर है, एक झील है, बस ये बताना था मेरे को। कहीं अभी लोकेशन अगर आ जाए कि ये कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ के बारे में। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ क्या होती हैं? व्हाट आर CVDs? तो मान लो जैसे चाइना है ना, तो चाइना क्या करता है, अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है एक्सपोर्ट पे। तो अगर वो बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, जिस वजह से क्या होता है कि ये इंडियन मार्केट में उस प्राइजेस पे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जितने वो खुद के मार्केट में भी नहीं बेचते होंगे, हो सकता है कॉस्ट से भी नीचे बेचते हों। तो इससे क्या होता है कि इनके प्राइजेस जो होते हैं बहुत चीप हो जाते हैं, तो इनका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाता है, चाइना का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाता है, इंडिया का इंपोर्ट बहुत बढ़ जाता है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड कंडीशन फॉर इंडिया। तो इसके लिए अब इससे होगा क्या कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होंगे उस प्रोडक्ट के, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाती है, ताकि जो ड्यूटी लगा के जो ये प्राइस है वो इन डोमेस्टिक सप्लायर्स के से मैच कर जाए। समझ में आ रहा है? CVDs are meant to provide the level playing field between domestic producers and foreign producers.
These are tariff levied on imported goods to offset subsidies made to the producers of these goods in the exporting countries. समझ में आ गया? तो जो बाहर की कंट्रीज़ अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देती हैं उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है। समझ में आ गया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1996 में। ये क्या करता है, ये चिल्ड्रंस को रिकॉग्निशन देता है, उनको अवार्ड देता है बेसिकली जिनके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ होती हैं और उन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट सक्सेस अचीव किया होता है फील्ड्स में। कहाँ फील्ड्स ऑफ मोटिवेशन, स्कोलास्टिक अचीवमेंट्स, ब्रेवरी, सोशल सर्विस, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स। तो इन सब चीज़ों में जिसने बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त किया होता है उनको ये अवार्ड मिलता है, बच्चे होने चाहिए। अब कौन कौन एलिजिबल है? अ चाइल्ड हु इज़ एन इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया एंड इज़ बिटवीन 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज, है ना। तो 5 से 18 साल का बच्चा होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और इंडिया में ही मतलब वो रह रहा हो। उनको एक मेडल दिया जाता है और कैश प्राइज़ दिया जाता है 1 लाख रुपए का। समझ में आ गया? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ये जो अवार्ड होते हैं वो देता कौन है? These awards are conferred by the Honorable President in a ceremony at राष्ट्रपति भवन। तो प्रेसिडेंट ये देते हैं इन पुरस्कार को। समझ में आ गया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं। तो इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था। तो हम इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। आप स्पेक्ट्रम में पढ़ते होंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनका पूरा आइडियोलॉजी और उनका कंपैरिजन दिया गया है गांधी जी के साथ भी, है ना। तो उनकी आइडियोलॉजीज़ में क्या डिफरेंस थे, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ बात करेंगे, बाकी तो आप स्पेक्ट्रम की बुक में पढ़ ही सकते हो। तो जब वो इंडिया आए तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। अच्छा, इनकी सिविल सर्विसेज में 4थी रैंक आई थी, है ना। फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया था ताकि वो नेशन के लिए लड़ पाएँ। उन्होंने देशबंधु स्टार्ट किया था। चित्तरंजन दास जो थे वो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, ये आपको याद होना चाहिए। तो इन्होंने जो मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी, है ना, जो नेहरू रिपोर्ट थे, नेहरू रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें जिन्होंने मोतीलाल नेहरू ने बोला था कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, तो उसको इन्होंने नकारा अलॉन्ग विद जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको नकारा था। अब आपको मेरे को ये बताना है कि ये डेट कब की है ना, कब की, कौन सी डेट थी जब ये रिपोर्ट आई थी, है ना। तो ये आपको बताना है, करेक्ट। अब साइमन कमीशन की बात आई थी, इतना मैं बता देता हूँ। एग्जैक्ट डेट आप कमेंट करके बताओगे कि मेरे को कौन सी ऐसी डेट थी जब ये नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई हमको तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम स्वराज के लिए काम करेंगे, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और हम वो लेकर आएंगे। तो 1938, और इतने ज़्यादा ये पॉपुलर थे, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे अमंग मासेस, इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि अगर गांधी जी भी इनको अपोज करते हैं तब भी इनके फेवर में बहुत जनता रहती थी। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हरिपुरा कांग्रेस सेशन के, ठीक है। 1939 में फिर ये जीत गए, त्रिपुरी जो सेशन था उसमें फिर ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए, पर उन्होंने बाद में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने, उनके कैंडिडेट थे पत्ताभी सीतारामैया। तो फिर क्या हुआ कि अब ये सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो उन्होंने उस वजह से सेपरेट कर लिया अपने आप को, मतलब उस सेशन से वो प्रेसिडेंट की पोजीशन से हट गए और उन्होंने फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी इसी के अंदर एज अ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है गांधी जी और बोस के बीच में। उसके बाद उन्होंने नई पार्टी का गठन किया, दैट इज़ फॉरवर्ड ब्लॉक। 1943 में वो सिंगापुर गए और वहाँ से INA ये बनाते हैं, जहाँ पे INA बेसिकली जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनके थ्रू बनी थी। तो इसको इस्टेब्लिश करने में राज बिहारी बोस जो थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने ही अपनी ये जो आर्मी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर की थी उनको नेताजी की लीडरशिप में दिया, और वहाँ से बनती है आज़ाद हिंद फौज, है ना, जो कि बेसिकली आपको पता होगा जापानीज़ आर्मी के साथ ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ अटैक किए, फिर रंगून में सरेंडर कर दिया इन्होंने, है ना, क्योंकि जापान ने सरेंडर कर दिया था। रंगून तक आ गए थे ये लोग, फिर वहाँ पे इन्होंने उसके बाद सरेंडर कर दिया इन्होंने, है ना। तो ये था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करते हैं। तो आपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सुना होगा, GSLV सुना होगा ना, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, है ना। बट ये क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये छोटी सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए है। तो ये एक 3 स्टेज व्हीकल है जिसकी कैपेसिटी है 500 kg की। 500 kg की सैटेलाइट बेसिकली ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है 500 किलोमीटर तक वहाँ पे ये डिप्लॉय कर सकता है। तो ये बेसिकली छोटा मार्केट जो स्मॉल सैटेलाइट्स का मार्केट है उसको कैटर करने के लिए है ना, जो लो अर्थ ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स भेजते हैं। ये 72 घंटे लेता है इंटीग्रेट होने में, है ना, और 6 लोग ही इसको बस इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ 6 लोग ही रिक्वायर्ड होते हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए। कॉस्ट कितनी आती है? 30 करोड़ की। ये सब पूछेगा नहीं वैसे UPSC। हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, किसके बारे में? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में।
तो ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, PSLV। तो ये इसकी रेंज जो है वो 1000 kg तक पेलोड ये कैरी कर सकता है। इट टेक 70 days टू इंटीग्रेट, इतना सब पूछेगा नहीं। थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इंडिया का, है ना। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। इसके बाद 2 ऑपरेशनल लॉन्चर्स हैं इंडिया के पास जो कि हैं PSLV और GSLV। तो GSLV में 3 स्टेज इंजन है जिसमें सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेज होती है, करेक्ट। और ये हैवी सैटेलाइट्स को बेसिकली लॉन्च करता है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं जो 36,000 किलोमीटर पे जाती हैं बेसिकली, उनको ये लॉन्च करने के लिए GSLV होता है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, है ना। तो ये आपको याद रखना है और बाकी सब तो नॉर्मल है। इन द थर्ड एंड फाइनल स्टेज GSLV यूज द क्रायोजेनिक अपर स्टेज, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन यूज़ होता है, क्रायोजेनिक स्टेज होती है वो बेसिकली। उसके बाद पद्मा अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो पद्मा अवार्ड्स क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, है ना। 1954 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था अलॉन्ग विद भारत रत्न, है ना। द अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और डिसिप्लिन्स वेयर एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व। तो जहाँ पे भी आप किसी ने पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कोई किसी भी सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है उसको ये दिया जाता है। कैटेगरीज़ क्या है इसकी, पद्म विभूषण है, एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है, पद्म भूषण है और ज़्यादा हायर ऑर्डर की सर्विस के लिए मिलता है, पद्मश्री है जो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस के लिए मिलता है। मतलब एक सारी सिमिलर टाइप की कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद सारे पर्सन किसी को भी ये मिल सकता है, एक्सेप्शन में भी बता रहा हूँ, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स के बेसिस पे। बट गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं जो PSUs में काम कर रहे हैं एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, उनको जो ये PSUs में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स काम करते हैं उनको ये एलिजिबल नहीं है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट्स और जो PSUs में काम करते हैं उनको एलिजिबल नहीं है। उसके बाद पद्मा अवार्डीज जो होते हैं उनको अगला अवार्ड जो इससे ऊपर वाला अवार्ड होता है ना, मतलब वो होते हैं, मतलब लेवल्स होते हैं, पहला अवार्ड ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये ऊपर लेवल वाला तभी मिल सकता है जब 5 साल हो गए हों नीचे वाले अवार्ड को मिले हुए, तो ये कंडीशन है ना। तो यही है पद्मा अवार्ड्स के बारे में। उसके बाद आगे बात करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो FCRA एक्ट जो है ये फॉरेन डोनेशंस को कंट्रोल करता है, जो बाहर से फॉरेन डोनेशंस आती है इंडिया में उसको ये कंट्रोल करता है। कौन इस पे इसका इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो भी NGOs होते हैं उनको अगर फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट करनी है तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको SBI दिल्ली में अकाउंट खुलवाना होता है और वहीं से ही ट्रांजैक्शन होते हैं सारे, ठीक है। FCRA रजिस्ट्रेशन इज़ वैलिड फॉर 5 years, 5 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। NGOs जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन डेट एक्सपायर हो गया उसके 6 महीने बाद तक, 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिन्यूअल कराना होता है लाइसेंस का। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न्स, आपको एनुअल रिटर्न्स भी भरने होते हैं। एंड दे मस्ट नॉट ट्रांसफर द फंड टू अनदर NGO, तो दूसरे NGO को आप फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। द एक्ट प्रोहिबिट्स रिसीप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस, जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर्स, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, members of legislatures, political parties और ऑफिस बेयरर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर। तो इन सबको ये प्रोहिबिट करता है फॉरेन फंड लेने से। तो बस ये इसमें ये दिया हुआ कि कौन कौन बाहर से पैसा नहीं ले सकता, कोई भी फॉरेन डोनेशन कौन कौन नहीं ले सकता है। तो ये सब लोग नहीं ले सकते, कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज हैं, ये सब नहीं ले सकते। जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये सब फॉरेन डोनेशंस नहीं ले सकते, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेमाटोड इन्फेक्शन जो है उसने स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स को मतलब बेसिकली डेथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मास डेथ हुई है स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स की, है ना। कहाँ पे, ये तेलीनीलामपुरम में हुई है, तेलीनीलामपुरम, टफ से नाम होते हैं साउथ के, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली इनकी मास डेथ हुई है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है ये क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ नेमाटोड इन्फेक्शन। तो नेमाटोड बेसिकली पैरासाइट टाइप के होते हैं। इन्फेस्टेशन मतलब जब ये घुस जाते हैं इनके अंदर ना, मतलब इनकी वजह से हुआ है, बेसिकली मास पैरासाइट्स हैं। तो नेमाटोड इन्फेस्टेशन क्या, डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर स्पीशीज़। तो एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ पे नहीं स्प्रेड होता है ना। बट द इन्फेस्टेशन ट्रांसफर फ्रॉम फिश, स्नेल्स एंड इन्वर्टिब्रेट्स। तो फिश, मान लो ये पेलिकन है ना, ये फिश को खाती है तो फिश से इसमें चला जाएगा, है ना। वैसे ट्रांसफ़र नहीं होता बट खाएगी तो पूरा फिर चला जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे इनकी डेथ हो रही है। उसके बाद क्या है, द ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ दीज पेलिकन स्पीशीज इज लिमिटेड टू इंडिया, श्रीलंका एंड कम्बोडिया। तो इंडिया, श्रीलंका, कम्बोडिया में ये लोग मिलती हैं। नॉन ब्रीडिंग सीजन में ये नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम में रहती हैं।
और IUCN स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में है। तो याद रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में है। एक बार आप जाके ये भी रिवाइज़ करना है ना कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके जो शेड्यूल 1 से लेकर 6 तक हैं उसमें उसका मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है ना। तो इसमें से कुछ ऐसे कुछ वर्मिन स्पीशीज़ हैं किसी को हंट करना अलाउड है ना, किसी की ब्रीडिंग अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी कौन से शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, पूछ लेता है UPSC, इसीलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जब भी कोई बाहर का एक्सपोर्टर हमारे इंडिया में बहुत ही चीप रेट पे अपने प्रोडक्ट्स को डंप करता है, उसको हम बोलते हैं डंपिंग। और जब इस पे कोई हम ड्यूटी लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो डंपिंग इज सेड टू अकर व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन देयर नॉर्मल वैल्यू। तो जो उसकी नॉर्मल वैल्यू हो सकता है कॉस्ट से भी नीचे पे बेच दे रहे हो, सिर्फ वो मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग। एंड दिस इज़ एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड कैन हैव अ डिस्टॉर्टिव इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ख़राब होता है। उसके बाद द यूज़ ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज इज परमिटेड अंडर द मल्टीलैटरल रिजाइम ऑफ WTO। तो WTO के अंदर ये परमिटेड है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज आप लगा सकते हो, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं ब्रिगमेनाइट के बारे में। तो ये क्या है, ये है दिस इज़ ब्रिगमेनाइट, है ना। तो ये बेसिकली एक मिनरल है जो मिलता है अर्थ कोर और मेंटल में। तो ये आपको याद रखना है, ये मिनरल कहाँ मिलता है, अर्थ के कोर और मेंटल में। इसको हम सिलिकेट परवॉक्साइड भी बोलते हैं। ये 70% ऑफ द लोअर मेंटल जो है वो इसी से बनी रहती है। इसमें होता क्या क्या है, इसमें मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, एंड हैज़ परवॉक्साइड स्ट्रक्चर। तो ये सारे बेसिकली एलिमेंट्स इसमें होते हैं, कौन कौन से, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो उन सब से ये बना रहता है, समझ आ गया। इस बाद आगे बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। तो ये कौन रिलीज़ करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये करप्शन के बेसिस पे रैंकिंग देता है 0 से 100। 0 मतलब हाईली करप्ट, 100 मतलब वेरी क्लीन। तो इस जो रैंक है इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। इनका स्कोर 88 आया है। इंडिया की रैंकिंग 85 है, स्कोर नहीं है, रैंकिंग है, ठीक है। तो रैंकिंग इंडिया की 85 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज के बारे में बात करते हैं। ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पार्टनरशिप की है DBIIT के साथ एंड एजेंसी AFD, एजेंसी फ्रांकंसे दे डेवलपमेंट। ये फ्रेंच का नाम है, AFD आप लर्न कर लो, है ना। तो महुआ जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, DBIIT एंड AFD ने साथ में कोलैबोरेट किया है इस स्टार्टअप को लॉन्च करने के, स्टार्टअप क्या मतलब चैलेंज को लॉन्च करने के लिए। तो क्या नाम में देखो क्या है, स्वच्छता स्टार्टअप और फिर चैलेंज आ रहा है ना। तो स्वच्छता मतलब क्लीननेस, सैनिटेशन, इससे रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स होंगे उनको बेसिकली ये इनकरेज करेगा, है ना। तो क्या करेगा ये, टू प्रोवाइड एन इम्पीटस मतलब इनकरेज करना, कुल मिला के उनको हेल्प करना, टू इनोवेटिव स्टार्टअप्स टू कम फॉरवर्ड एंड ड्राइव कैटालिटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर। सो जो भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको बेसिकली बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, मोटिवेशन देना। द चैलेंज इज ओपन टू स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज इन इंडिया, फ्रेंच एक्टर्स कोलैबोरेटिंग विद इंडियन स्टार्टअप्स एज अ जॉइंट वेंचर। तो जो भी फ्रेंच के एक्टर्स हैं, मतलब फ्रेंच के जो कंपनीज हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडियन स्टार्टअप्स के साथ तो वो भी इसमें एलिजिबल है। एरिया फोकस क्या है, किस किस एरियाज पे हम इंक्लूड मतलब इसको वो करेंगे, चैलेंज है तो कुछ रैंकिंग होगी ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एरिया, सोशल इंक्लूजन है, जीरो डंप है, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल इनेबलमेंट है ना। तो डिजिटल पे फोकस होगा, डिजिटल कितना है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है और सोशल इंक्लूजन कैसे हो रहा है ना। इन सब चीज़ों पे रैंक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स खत्म। मेन में नहीं डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, करेक्ट। और आप जो भी कंपाइलेशंस है ना, जिस भी कोचिंग के पढ़ते होगे तो वो कंपाइलेशंस आप इसके साथ उसको आप सप्लीमेंट कर सकते हो, करेक्ट। एंड अगले महीने हम फरवरी के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उसमें भी हम इंपॉर्टेंट सारे जितने भी न्यूज़ में थे आर्टिकल्स उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com एंड प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं। जैसा कि मैं बोलता रहता हूँ, पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।